फ्रेंड्स, वेलकम इन एसवीएस क्लासेज। आज अपन स्टार्ट करेंगे नॉर्थ साइड के सबसे शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। इसके बारे में नॉर्थ साइड में डेफिनेट क्वेश्चन आता है। अगर अपन रेशियो में बात करें तो अगर 5 एग्जाम दे के आ रहे हैं तो 4 में से अपने को क्या देखने को मिलेगा, बीपीएच के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अपना सबसे शानदार टॉपिक है बीपीएच, जो कि अपना 1 नंबर पक्का आपको देखे जाएगा। क्लियर है? तो बीपीएच मेरे हिसाब से सबसे छोटा और स्वीट टॉपिक है याद करने के लिए, या 1 नंबर आपको फ्री में लेने के लिए बीपीएच। बस इसमें क्या है, 2-4 टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज़ अपन विद कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे कि बीपीएच होता क्या है वगैरह वगैरह, सारा सिस्टम देखेंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं, बीपीएच है क्या अपना। क्लियर है? तो बीपीएच से पहले बात करें सर जी, ये अपन पढ़ रहे हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बारे में थोड़ा सा अपन ब्रीफ इंट्रो ले लें कि प्रोस्टेट होता है क्या है, प्रोस्टेट क्या काम करता है, या प्रोस्टेट का हाइपरट्रोफी कैसे होगा, लेटर कंडीशन में पढ़ेंगे। लेकिन फंक्शन से आप पहले देख लें कि प्रोस्टेट है क्या चीज़। तो देखो सर, प्रोस्टेट के पहला पॉइंट ये है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा, आपके मेल में। क्लियर है? मेल की एसेसरी ग्लैंड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये फीमेल में प्रेजेंट नहीं होती। पहली चीज़ याद रखो, सिर्फ और सिर्फ किसको अफेक्ट करेगी, ये मेल को। सेकेंडरी चीज़ देखो सर जी, ये क्या फंक्शन करती है मेल में, फंक्शन क्या करती है ये मेल में। तो सर आपके ये क्या फंक्शन करती है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये क्या करेगा, प्रोस्टेट आपका टोटल सीमन का, आपके टोटल सीमन का 30% रिलीज करेगा या सीक्रेट करेगा। क्या करेगा सर जी, आपके ये ड्यूरिंग इंटरकोस्ट, या मतलब अपन सेक्सुअली इंटरकोस्ट करते हैं, मेल एंड फीमेल आपस में क्या होता है, इंटरमीडिएट होते हैं या इंटीमेट होते हैं, उस दौरान क्या करता है प्रोस्टेट आपका 30% सीमन रिलीज करता है। क्लियर है? अब ये 30% सीमन काम क्या करेगा, तो देखो सर जी, उससे पहले अपन थोड़ा सा देख लें, ये आप क्या होती है मेल की यूरिथ्रा। क्या होती है सर जी, मेल की यूरिथ्रा, जिसकी साइज़ रहेगी आपकी 20 सेंटीमीटर। एवरेज साइज़ की बात करें 20 सेंटीमीटर, और ये क्या होता है, इसका डायमीटर 6 mm का डायमीटर होता है, किसका, आपका यूरिथ्रा का। क्लियर है? और बात करें यूरिथ्रा का डायमीटर, सॉरी आपके किसका, हाँ यूरिथ्रा का डायमीटर आपका रहेगा 6 mm, लेंथ रहेगी 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये प्रोस्टेट इसमें क्या काम करेगी, तो इसका देखो काम क्या करेगी, आपकी यूरिथ्रा क्या रहेगी सर, नॉर्मल कंडीशन में कैसी रहेगी, आपकी एसिडिक नेचर की, कैसी रहेगी, आपकी एसिडिक नेचर की रहेगी आपकी यूरिथ्रा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सर जी यूरिथ्रा नॉर्मल एसिडिक नेचर की है, सीधी सी बात है, समझ में आता है कि एसिडिक इसलिए है कि ये यूरिनरी सिस्टम को क्या करके रखेगी, स्टेरिलिटी मेंटेन या स्टराइल मेंटेन करके रखेगी। क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देगी एसिडिक इन्वायरमेंट में। जो भी एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा वो क्या हो जाएगा, किल। लेकिन अब बात करते हैं कि सर आपका स्पर्म मेल से क्या आएगा, आपका स्पर्म वो इसी रूट के थ्रू आएगा या यूरिथ्रा के रूट के थ्रू आएगा। क्लियर है? और स्पर्म से रिलेटेड अपन एक चीज़ मानते हैं, स्पर्म किस में करेगा, आपका एल्केलाइन मीडियम में ही क्या करेगा आपका सर जी, ट्रेवल, एल्केलाइन मीडियम में ही क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। क्लियर है? तो उसको मेंटेन कर, अब एल्केलाइन ट्रेवल मीडियम से ट्रेवल करेगा। उससे पहले आपने देख लिया ये कहाँ से आएगा सर जी, आपका यूरिथ्रा के थ्रू हुई ट्रेवल करके आगे मूव करेगा। क्लियर है? लेकिन आप ये बोल रहे हो यूरिथ्रा में क्या प्रेजेंट आपका, एसिडिक नेचर। क्लियर है? तो इसके हिसाब से तो स्पर्म मर जाएगा। उसके लिए क्या करता है सर जी, प्रोस्टेट आपकी, ये आपकी प्रोस्टेट जो कि ब्लैडर और यूरिथ्रा जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं वहाँ के पार्ट पे एक्सटर्नली क्या होता है, लोकेटेड होता है। क्या होता है, लोकेटेड होता है। प्लस ये क्या करेगा, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, क्या करेगा, ड्यूरिंग इंटरकोर्स 30% एल्केलाइन नेचर का क्या रिलीज करेगा, सिक्रीशन रिलीज करेगा। क्या करेगा ये आपका, जब आपका स्पर्म रिलीज होगा उससे जस्ट पहले ये क्या करेगा, 30% क्या रिलीज कर देगा, आपका एल्केलाइन मीडियम का या एल्केलाइन नेचर का क्या करेगा, सिक्रीशन रिलीज करेगा। उससे क्या होगा सर जी, अपनी यूरिथ्रा की जो वॉल है या यूरिथ्रा का पूरा पाथवे क्या हो जाएगा, एल्केलाइन मीडियम का हो जाएगा। कैसा होगा, एल्केलाइन मीडियम का। और अभी ये एल्केलाइन मीडियम का हो गया तो सर जी आपका स्पर्म क्या कर पाएगा, इजीली
ट्रेवल कर पाएगा। ये क्या कर पाएगा, आपका स्पर्म इजीली ट्रेवल कर पाएगा। क्लियर है। अगर प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट क्या नहीं कर पा रही, सिक्रेशन रिलीज नहीं कर पा रही, उस आदमी में कभी भी स्पर्म आगे क्या नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। ये इसकी बात करते हैं। 30% ये एल्केलाइन करती है। कब करती है, रेगुलर नहीं करके रखती। रेगुलर अपनी यूरिथ्रा कैसे होती है सर जी, एसिडिक मीडियम की, वो क्या करेगी, कोई भी एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री करने से प्रिवेंट करेगी, और अगर एंट्री हो गई तो एसिडिक इन्वायरमेंट में वो क्या कर देगी, उसको मार देगी। सिर्फ और सिर्फ किस में, आपके इंटरकोर्स में 30% सीमन रिलीज करेगी, जो कि क्या होगा, आपका एल्केलाइन, और उसके लिए काम करेगी। क्लियर है। ये है इसका फंक्शन। नॉर्मली मेल में यूरिथ्रा किस काम आती है। क्लियर है। सेकेंडरी चीज़ आपको याद रखने लायक, आपकी यूरिथ्रा वुमेन में नहीं होती। वुमेन क्या, या बात करें फीमेल में, उसका पार्ट दूसरा होता है। यहाँ पे जो फीमेल के लिए सिक्रीशन कर रहा है वो वहाँ फीमेल में अलग ग्लैंड करेगी, वो आप पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, या फिर ओबीजी में, ओबीजी वाले सर आपको साथ में करवा देंगे। क्लियर है। जो भी, क्योंकि ये अपन इसलिए बोल रहे हैं कि सर जी अपन अपना टारगेट क्या है, स्पेसिफिक नोट सेट। स्पेसिफिक क्या है अपना टारगेट, नोट सेट। और नोट सेट में ये है सर जी, पढ़ने के लिए भले अपन 4 साल तक पढ़ते रहो, 5 साल तक पढ़ते रहो, कोई नर्सिंग का अंत नहीं है, लेकिन नोट सेट का ये है कि सर जी काफ़ी टाइम से उसके अटैच में है, तो ये चीज़ ये चीज़ का आइडिया है कि नोट सेट के सिलेक्टेड 200 से 250 टॉपिक है। कितने हैं आपके, 200 से 250 टॉपिक है। उसी से ज़्यादा क्या आते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं, जो कि कवर कर लेते हैं नियर बाई 160 to 170 क्वेश्चंस, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से 120 अगर नंबर ला रहे हो, आपका क्या हो रहा है, सिलेक्शन। तो अपना टारगेट ये रहेगा, अब टिल नोट सेट 2022 तक अपन क्या पढ़ेंगे, सिलेक्टेड टॉपिक ही देखेंगे। उसके अलावा अपन फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास 100 दिन से भी कम का टाइम बचा है अभी। क्लियर है। तो अपन टॉपिक टू टॉपिक बात चलेंगे। अपना टॉपिक है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। प्रोस्टेट का अपन ने फंक्शन देख लिया कि भाई नॉर्मल कंडीशन में प्रोस्टेट कर क्या रही है। क्लियर है। अब अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। अब ये क्या हो गया सर जी, प्रोस्टेट में क्या हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, वो डिजीज़ है। क्लियर है। अब प्रोस्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो नॉट सेट के लिए, वो है आपकी BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। होता क्या है सर जी, ये आपकी प्रोस्टेट। क्लियर है। इसमें क्या हो गया है, हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। जो भी आपकी प्रोस्टेट की सेल रहेगी उसकी साइज़ बढ़ेगी, नए की सेल डिवीजन होगा वहाँ पे। क्लियर है। वो क्यों नहीं होगा सर जी, क्योंकि अपना जो CA है या जो अपना कैंसर है या हाइपरट्रोफी हो रही है, वो किस टाइप की है, आपकी बिनाइन। किस टाइप की है, बिनाइन। बिनाइन मीन्स आपका जो ट्यूमर ग्रोथ करेगा वो विद इन कैप्सूल करेगा, न कि वो स्प्रेड होगा या सेल डिवीजन होकर ओवरऑल बॉडी को कहीं पे भी जाके अफेक्ट कर देगा। क्लियर है। याद रखना, BPH होगा आपका क्या करेगा, विद इन कैप्सूल ग्रोथ करेगा। इसका मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ किसको अल्टर्ड करेगा, किसके फंक्शन अल्टर्ड करेगा, याद रखो, प्रोस्टेट के। क्लियर है। होता क्या है सर जी, नॉर्मल कंडीशन में BPH की कंडीशन डेवलप क्यों होती है, BPH की कंडीशन डेवलप क्यों होती है, तो उसके लिए याद रखो उसके कॉजेज अपन बात करते हैं। कॉजेज आपकी नोटबुकों में और बड़ी बड़ी कोचिंगों में सिंपल लाइन लिखी हुई होती है, ड्यू टू एडवांस एज। क्या लिखा हुआ होता है, ड्यू टू एडवांस एज। और एडवांस एज की बात करें तो ये कब परेशान करेगी आपको, 50 साल के बाद में। कई बुकों में 45 भी लिखा हुआ है, लेकिन सर 45 में इतने सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, या केस नहीं देखने को मिलते। केस कब देखने को मिलते हैं, मोर देन 50 ईयर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि सर आप हमारे साथ ऑनलाइन आए हो यार, हमारे साथ जुड़े हो, तो आपको क्या मिलेगा। पॉइंट याद रखो सर जी, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। पॉइंट ये है सर जी, एडवांस एज में तो लिखा हुआ है, लेकिन नोट सेट ने पूछ लिया कि एडवांस एज में ये अफेक्ट कैसे करेगा, तो आप क्या बोल के आओगे। उसके लिए जुड़े रहो और देखो आगे क्या होता है। वाई दिस कोलावेरी, ठीक है। इसकी कोलावेरी ये है सर जी कि एक हार्मोन होता है बॉडी में, DHT, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। क्या हार्मोन होता है सर जी आपका, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जो कि रिलीज होता है आपका कहाँ से, नॉर्मल कंडीशन में कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। क्लियर है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड होती है आपकी, एक्सो और एंडो दो टाइप की होती है। एंडो टाइप होती है जो कि क्या करती है, हार्मोनल फंक्शन। क्लियर है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है सर जी, आपकी एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट है, वो क्या करता है आपका एंड्रोजन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है आपका,
एंड्रोजन रिलीज करता है। और एंड्रोजन क्या करता है सर जी, नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने का काम करता है नॉर्मल कंडीशन में। क्लियर है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह बनाएगा और एक हार्मोन बनाएगा DHT, डाईहाइड्रोटेस्टेरोन। क्लियर है, लेकिन क्या होता है सर जी, नॉर्मल एडवांस एज की कंडीशन में क्या होगा, ये आपकी प्रोस्टेट प्रेजेंट है आपकी कहाँ पे, ब्लैडर के जस्ट नीचे, और जहाँ से यूरिथ्रा का ओरिजिन हो रहा है वहाँ पे प्रोस्टेट प्रेजेंट है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है सर, प्रोस्टेट के ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, प्रोस्टेट पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर को बोलते हैं एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर। अब होगा क्या सर जी, नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है यूटिलाइजेशन, लेकिन एज के साथ में क्या आएगा सर, बॉडी में डिस्टर्बेंस आएगा और बॉडी के हार्मोनल फंक्शंस में भी डिस्टर्बेंस आएगा। तो उसमें क्या होगा सर जी, आपका बॉडी में DHT का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या हो जाएगा सर जी, बॉडी में DHT का लेवल इंक्रीज होगा। अगर बॉडी में DHT का लेवल इंक्रीज हो रहा हुआ तो एट द एंड वो कहाँ पे काम करेगा जाके सर जी, आपके एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पे काम करेगा। क्लियर है, काम क्या करेगा सर जी, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर की बात करें, ये काम क्या करता है, ये मेंटेन एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है सर जी, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में करता है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ को मेंटेन करता है, उसके फंक्शंस को क्या करता है, प्रमोट करता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि सर जी अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल लेटर कंडीशन में जाके क्या होता है आपका, DHT का लेवल इंक्रीज होता है। DHT का लेवल इंक्रीज हुआ तो सर ये आगे इस रिसेप्टर पे काम करेगा। क्या करेगा, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पे काम करेगा, जो कि आपके प्रेजेंट है प्रोस्टेट में। क्लियर है, अगर इन रिसेप्टर पे काम करेगा तो सर यहाँ पे क्या होगी, सेल की साइज इंक्रीज होगी और लेटर ये कंडीशन आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी आपकी प्रोस्टेट की, और बिनाइन टाइप की होगी। क्लियर है, किस टाइप की होगी आपकी, बिनाइन। इसलिए इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं अपन, बिनाइन हाइपरट्रोफी, जो कि है आपके BPH का मेन कोज। इस वजह से पेशेंट में लेटर कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज स्ट्रीम ऑफ यूरिन। उस पर पढ़ेंगे अपन साइन सिम्टम में। लेकिन कोज की बात करें आज के बाद, आप क्या बोलोगे, BPH का पेशेंट में प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, एडवांस एज से हो रही है, एडवांस एज की वजह से हो रही है, मान लिया। लेकिन एडवांस एज में भी क्या हो रहा है आपका, सारा खेल DHT हार्मोन। याद रखो, पूछ सकते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, DHT की फुल फॉर्म क्या, डाईहाइड्रोटेस्टेरोन। कहाँ से रिलीज होता है आपका सर जी, एड्रिनल ग्लैंड से। क्या करेगा ये आका, नॉर्मल आके क्या करेगा, ये आपके एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है जो कि प्रेजेंट है प्रोस्टेट पे, उनको क्या कर देगा, साइज में इंक्रीज कर देगा और कंडीशन डेवलप करेगा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। ये बात कर रहे हैं सर अपन इसकी कोज की। क्लियर है यहाँ तक? जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखो, जो भी रेशनल समझ में नहीं आ रहा है आपको क्लियर करेंगे। समझ में आने की तो कोई बात नहीं है, कन्फ्यूजन से रिलेटेड कोई बात हो तो आप बोल दो, या जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एडवांस या नर्सिंग से भी अलावा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कर सकते हो कमेंट। क्लियर है? बाकी तो ये है सर जी, BPH इसके अलावा ना आप किसी भी गाइड में नहीं मिलना आपको, या आपकी कोई भी बड़ी बुक है उसमें नहीं मिलना। BPH पूरा अपन यहाँ पे समेट देंगे, क्योंकि अपन ने पहले बात करी थी कि अपन पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक नॉर्थ सेट के लिए, और नॉर्थ सेट में अपन ने बात करी थी कि 200 से 250 टॉपिक है। तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो सर उसमें से मत छोड़ो, क्योंकि 2020 में बच्चे छोड़ के आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में मॉर्फिन सल्फेट की लास्ट डोज पढ़ के आए थे। मॉर्फिन सल्फेट का एंटीडोट है नेलेक्सोन। नॉर्थ सेट ने क्या पूछा, नॉर्थ सेट ने क्या पूछा था, नेलेक्सोन का साइड इफेक्ट पूछा था, या नेलेक्सोन को अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो सर जी एक चीज़ याद रखो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो या किसी बुक को रेफर करके पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसके बाहर कुछ आ जाए और आप इस कंडीशन में हो कि सर हमें ये नहीं आता, या जो भी नोट सेट में है हमें ये क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो। या तो वो टॉपिक पढ़ो ही मत, अपना टाइम खराब मत करो, दूसरे टॉपिक में करो। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक में आपको मास्टरी होनी चाहिए। क्लियर है? फिर बात करेंगे सर जी, ये हो गया सारा खेल, BPH हो गया। पेशेंट में क्या हो गया, एनलार्ज हो गई, क्या हो गई आपकी प्रोस्टेट एनलार्ज हो गई। प्रोस्टेट एनलार्ज होगी तो क्या होगा सर जी आपका, ये आपका यूरिथ्रा, ये अपन बात कर रहे थे, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है आपकी प्रोस्टेट, क्या प्रेजेंट है इसकी प्रोस्टेट। नॉर्मल अपन यूरिथ्रा की बात करिए 20 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर कितना है सर जी आपका 6 mm। ये एनलार्ज हो रही है, क्या हो रही है सर जी, प्रोस्टेट एनलार्ज हो रही है। क्लियर है? एनलार्ज हो रही है तो क्या करेगी, एनलार्ज हो रही है तो ये क्या करेगी बच्चों, ये साइड में भी फैलेगी, लेकिन साथ में क्या करेगी सर जी, ये आपके यूरिथ्रा को क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। यूरिथ्रा को क्या करेगी, कंप्रेस। कंप्रेस मीन्स
साइड में बढ़ रही है, क्लियर है, लेकिन साइड में इसके कोई सराउंडिंग ऑर्गन नहीं है जिसको ये अफेक्ट कर सके, क्लियर है। पहले ये क्या करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, ये अपने यूरिथ्रा को ही क्या करेगी, कंप्रेस, क्योंकि यहीं पे तो प्रेजेंट है, यहीं पे तो प्रेजेंट है। 6 mm के डायमीटर को क्या कर देगी सर जी, ये डिक्रीज 4 mm कर देगी, लेटर कंडीशन में 3 कर देगी, उसके और भी ज़्यादा सीवियर या लेटर कंडीशन में बात करें तो 2 mm कर देगी। कितना mm करेगी, इसके स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बात करें कि धीरे धीरे बढ़ रही है तो पहले 5 mm कर देगी, फिर 4, फिर 3, 2, 1, सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, क्लियर है। क्या करेगी, आपके यूरिथ्रा को कंप्रेस, यूरिथ्रा को कंप्रेस कर दिया तो सर जी आपके जो भी साइन सिम्टम आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ये जो पूरी बॉडी का मैकेनिज्म है, यहाँ से जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड आपके क्या आएंगे, सारे साइन सिम्टम। तो देखो साइन सिम्टम क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, क्लियर है। देखो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। साइन सिम्टम की बात करें सर जी यहाँ पे, क्लियर है। सबसे पहला आता है आपका अर्ली, कैसा आता है आपका सर जी, अर्ली। अर्ली मीन्स इस सिम्टम से अपन क्या बता सकते हैं कि अभी पेशेंट में क्या हुई है, एडवांस प्रोस्टेट की ग्रोथ नहीं हुई है, सिर्फ स्टार्ट हुआ है, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हुआ है, क्लियर है। तो अर्ली में आपको क्या देखने को मिलेगी सर जी, डिक्रीज स्ट्रीम ऑफ यूरिन, क्या देखने को मिलेगा सर जी आपको, डिक्रीज यूरिन ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मीन सर धार, क्या है ये आपका धार, और किसकी, यूरिन, यूरिन मीन्स पेशाब, कैसी देखने को मिलेगी, नॉर्मली। अपन बात कर रहे हैं सर जी किसकी, मेल क्लाइंट की, किसकी बात कर रहे हैं, मेल क्लाइंट की। तो मेल क्लाइंट क्या करेगा सर, जब भी यूरिन पास करेगा, नॉर्मल कंडीशन में यूरिन पास करेगा तो वो क्या करेगा सर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाएगा, एक पर्टिकुलर क्या जाएगा सर जी, डिस्टेंस में जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, क्लियर है। स्ट्रीम मीन्स उसका जहाँ से यहाँ से क्या कर रहा है, यूरिन रिलीज कर रहा है, और क्या करेगा, ग्रेविटी के थ्रू वो क्या करेगा, डाउन जाएगा, और डाउन जाके क्या करेगा, एक स्ट्रीम एक डिस्टेंस पे जाके करेगा। अब बात करते हैं कि अल्ट्रेशन आ गए कहाँ पे, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में, या यूरिथ्रा कंप्रेस हो गई है, यूरिथ्रा कंप्रेस हो गई है तो अपना यूरिथ्रा का फ्लो मेंटेन नहीं रहेगा। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, अब यही पेशेंट जो कि बीपीएच वाला है, अब इसमें यूरिन क्या आएगा सर जी, आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम, यूरिन की डिस्टेंस कम हो जाएगी। और डिस्टेंस किससे मेंटेन हो रही थी सर, आपकी स्ट्रीम से या धार से, इसलिए देखने को मिलता है आपको अर्ली पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, अर्ली पेशेंट में देखने को मिलेगा आपको डिक्रीज स्ट्रीम ऑफ यूरिन, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में बात करें सर जी अपन पेशेंट में और क्या देखने को मिल सकता है, और पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, पेन, पेन इन यूरिनेशन, पेन इन यूरिनेशन। जब पेशेंट क्या करेगा, यूरिनेशन करेगा तो सर जी आपका आगे पाथवे पेटेंट नहीं है, आपका क्या नहीं है, पाथवे पेटेंट नहीं है, यूरिन आएगा और सराउंडिंग मसल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, प्रेशर करेगा, उस पर प्रेशर कर रहा है, लेकिन सर जी आगे रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है तो क्या करेगा, वो कंप्रेस करेगा, प्रेशर करेगा, लेकिन यूरिन जा नहीं पाएगा, और उस कंडीशन में क्या करेगा वो पेशेंट के पेन। दूसरी बात करें और क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, और क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर जी आपका एक ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, एक आता है सर जी आपका ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, एक आता है आपका अर्ज इनकॉन्टिनेंस, एक आता है सर जी आपका अर्ज इनकॉन्टिनेंस, क्लियर है। इनकॉन्टिनेंस मीन्स इनवॉल्यूंट्री पासेज ऑफ यूरिन की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इनकॉन्टिनेंस। अब बात कर रहे हैं अपन, ये चीज़ लिखा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस किस में देखने को मिल रहा है अपने को, बीपीएच के पेशेंट में कैसे देखने को मिलेगा, तो उससे पहले आप देख लो बीपीएच की ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता क्या है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है सर जी, आदमी एक बार यूरिनेशन कर लिया, उसने क्या कर लिया, पेशेंट ने या जो भी कैंडिडेट है उसने क्या कर लिया, यूरिनेशन कर लिया, उसके बाद में भी उसमें क्या प्रेजेंट है, उसके बाद में भी उसमें क्या प्रेजेंट है, ड्रिपलिंग प्रेजेंट है, ड्रिपलिंग या इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन हो रहा है, ड्रिपलिंग प्रेजेंट है, उसको क्या बोलोगे आप, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। क्यों बोलोगे सर जी, ड्यू टू इनकम्प्लीट एम्पिटी ऑफ ब्लैडर, ड्यू टू इनकम्प्लीट एम्पिटी ऑफ ब्लैडर। और आपको पता है कि यहाँ पे ब्लैडर खाली नहीं होगा सर जी, ब्लैडर खाली नहीं होगा, खाली क्यों नहीं होगा, कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट अपना ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो खाली नहीं हो रहा, कौन सा हो रहा है आपका, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। एक बार यूरिनेशन कर दिया पेशेंट अपने हिसाब से कर दिया, लेकिन ब्लैडर एम्पिटी नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ तो क्या हुआ,
खाली नहीं हुआ तो वापस से ब्लैडर प्रेशर लगाएगा तो पोस्ट वॉइडल ड्रिपलिंग देखने को मिलेगी। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगी? पोस्ट वॉइडल ड्रिपलिंग, पोस्ट वॉइडल ड्रिपलिंग देखने को मिलेगी पेशेंट में। लेटर कंडीशन में ये कैसे कब डेवलप होगी सर जी? आपकी लेटर कंडीशन में। और क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। क्लियर है? उसके बाद में अपन ने एक लिखा अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसके अलावा अपन ने लिखा अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस मीन्स इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन। क्लियर है? अब बात करते हैं सर जी अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है सर जी? आपका ये भी एक इनकॉन्टिनेंस का टाइप है। इसमें क्या होता है सर जी? एक बार आपको क्या आ गई? अर्ज आ गई। आफ्टर स्ट्रॉन्ग अर्ज मीन्स एक बार आपको क्या आ गई? अर्ज आ गई। और अर्ज ऐसी आई कि सर अब कंट्रोल नहीं हो रहा, आप स्प्लेंक्टर पे क्या नहीं कर पा रहे? कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और बिफोर रीच टू टॉयलेट, अब टॉयलेट में पहुंचने से पहले पेशेंट में क्या प्रेजेंट है? ड्रिपलिंग प्रेजेंट है। ड्रिपलिंग प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं अपन अर्ज इनकॉन्टिनेंस। आफ्टर स्ट्रॉन्ग अर्ज या ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अर्ज की वजह से क्या हो जाएगा पेशेंट में? इनकॉन्टिनेंस। क्लियर है? इस पेशेंट में इनकॉन्टिनेंस क्यों देखने को मिलेगा? अर्ज इनकॉन्टिनेंस। याद रखो पहले क्या हुआ पेशेंट में? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा? आपका ब्लैडर खाली नहीं हो पा रहा, कंप्लीट एम्प्टी नहीं हो रहा, कंप्लीट खाली नहीं हो रहा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लैडर में यूरिन क्या रहेगा? आपका रिटेन रहेगा। रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगी। रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगी तो फिर क्या होगा सर? रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ गई मतलब आपकी नॉर्मली होती है 50 to 100 ml यूरिन की। क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा सर? इनकम्प्लीट एम्प्टी हो रहा है, खाली नहीं हो रहा। तो मान लो ये कितनी रहेगी आपकी? 200 ml। क्लियर है? यहाँ तक रही नॉर्मल, कोई बात नहीं। लेकिन अब यूरिन फॉर्मेशन का तो यूरिन तो फॉर्म होगा, यूरिन तो बनता रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आपकी सर जी? प्रोस्टेट में आ रही है। कहाँ पे आ रही है? प्रोस्टेट में आ रही है। यूरिन बनना नहीं रुकेगा और यूरिन बनेगा तो वो आएगा आपका ब्लैडर में, और ब्लैडर में जाके क्या हो जाएगा? वापस से एक्यूमुलेट हो जाएगा। फर्स्ट अर्ज 200 से 300 ml या 250 to 300 ml पे क्या आती है? आपकी फर्स्ट अर्ज आती है आपके कॉन्शियस पेशेंट में। किसमें? कॉन्शियस पेशेंट में। ये क्या हो जाएगा सर? धीरे धीरे धीरे, और ये एपिसोड चलते रहेंगे क्योंकि ब्लैडर खाली नहीं हो रहा। आपने एग्जैक्ट पैथोलॉजी को ट्रीट नहीं करा है तो आपका ब्लैडर खाली नहीं होना। प्लस पेशेंट में क्या हो जाएगा सर? यूरिन आपका फुल हो जाएगा, ब्लैडर फुल भरा जाएगा। ब्लैडर फुल भरने के बाद में क्या होगा सर जी? पुराने बच्चे जो एक बार पढ़े होंगे मेरे से, उन्हें पता होगा फुल ब्लैडर भरने के बाद में जो अर्ज आती है वो क्या होती है? अनकंट्रोलेबल। उसको क्या बोलेंगे अपन? अर्ज इनकॉन्टिनेंस। पेशेंट जाएगा बाथरूम पहुंचने से पहले पेशेंट में क्या प्रेजेंट होंगे? ड्रिपलिंग। इसको बोलते हैं अपन अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, पोस्ट वॉइडल ड्रिपलिंग देखने को मिलती है। पेन इन यूरिनेशन देखने को मिलता है और डिक्रीज यूरिन स्ट्रीम। अर्ली साइन क्या रहेगा? डिक्रीज यूरिन स्ट्रीम। क्लियर? एक पेशेंट में और देखने को मिल सकता है सर जी आपका नोक्चूरिया। क्या देखने को मिल सकता है? नोक्चूरिया पेशेंट में। क्लियर है? ये सारे साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको बीपीएच के पेशेंट में। मीन्स जिस पेशेंट में प्रोस्टेट से रिलेटेड बेचारे में कोई भी प्रॉब्लम आई है, उसकी इज्जत ख़राब होने वाली है और इज्जत ख़राब करने वाले ये सारे आपके सिम्टम। क्लियर है? और ये प्रेजेंट हो गए तो आप क्या आइडिया लगा सकते हो सर जी? ये पेशेंट में क्या है? प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो चुका है। क्लियर है? अब एनलार्जमेंट हो गया, अपन सिम्टम से हिसाब से तो बताएंगे नहीं भाई, सिम्टम के हिसाब से तो बताएंगे नहीं कि भाई प्रोस्टेट का हो गया है, क्योंकि अपन भगवान तो है नहीं। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? कोई तांत्रिक तो है नहीं, तांत्रिक या ज्योतिष वाले तो है नहीं कि बता दिया कि हाथ लगाया और तेरे क्या है? प्रोस्टेट। उसके लिए अपन क्या करेंगे? सिम्टम तो दिख गए अपने को, सिम्टम अपने को इंडिकेट करेंगे कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो या पता करो कि बेचारे में प्रॉब्लम है या नहीं पेशेंट में। क्लियर है? उसके लिए करेंगे अपन सर जी डायग्नोसिस। क्या करोगे आप? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स अपन कोई भी लैब की मदद से या कोई भी इन्वेस्टिगेशन से या फिर यूएसजी वगैरह से क्या करते हैं अपन? इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट। बात करें सर जी प्रोस्टेट में, इसकी बात करें अपन प्रोस्टेट में, तो डेवलपमेंट तो अभी हुआ है। आज से 20-30 साल आज से 60-70 साल पहले तक क्या करते थे अपन? पेशेंट में करते थे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। क्या करते थे पेशेंट में? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। क्लियर है? किसके लिए? टू आइडेंटिफाई प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, प्रोस्टेट की हाइपरट्रोफी करने के लिए। और कौन करता था आपको सर इसका? तो ये करते थे आपके एससीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या जो स्पेसिफिक आपका डॉक्टर रहेगा वो ही करेगा। वो क्यों करेगा? वो इसलिए करता था क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं? मैनुअली रेक्टम में क्या करते हैं? फिंगर इंसर्ट करके और पालपेट करके आइडिया लगाते हैं कि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो रखा है या नहीं हो रहा। और ये एक्यूरेसी आपको पता है नर्सिंग स्टाफ वालों को तो आ नहीं सकती, जूनियर जो अपन पढ़ रहे हैं
अपन पढ़ रहे हैं इसलिए अपने को नहीं आ सकती, सीनियर है उनको आ सकती है और वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक कौन है सर जी? आपका HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा वो ऑथेंटिक है और उसको पता लगेगा, पालपेट करके बता लेगा। लेकिन सर जी लेटर कंडीशन में क्या आ गया, आप एक जांच डेवलप हो गई या एक डायग्नोसिस डेवलप हो गया, उसको बोलते हैं अपन प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। क्या बोलते हैं अपन? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको PSA। क्या बोलते हैं? PSA। अपन इसको क्या करेंगे सर जी, इसको अपन चेक करेंगे और इसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज PSA लेवल। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज PSA लेवल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल बढ़ा हुआ होगा। और ये बढ़ा हुआ है तो इसको आप बोल सकते हो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। कंफ्यूज नहीं होना है, जो बच्चे सिर्फ रट के पढ़ते हैं उनमें कन्फ्यूजन होगा। सर जी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन लिख के आए या PSA लिख के आए? क्या लिख के आओगे? PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। असस क्या बोल सकते हैं, ये पहले की कंडीशन में करते थे। अपन क्या करते थे, जब अपने पास अपन पत्थर से आग जलाते थे उस टाइम पे क्या करते थे अपन? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अब क्या करते हैं अपन? अब अपन करते हैं लाइटर से आग जलाते हैं। इस कंडीशन में करते हैं PSA, और ये क्या रहेगा आपका? कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। क्लियर है? BPH के लिए ऑथेंटिक दो ही डायग्नोसिस होते हैं, डिजिटल और PSA। कन्फर्म कर दो PSA के थ्रू। क्लियर है? आपने क्या कर लिया, पता करा, भाग के गए, डॉक्टर को बताया PSA का लेवल क्या है? सर जी बढ़ा हुआ है। PSA का लेवल बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर क्या बोलेगा? ट्रीटमेंट करो भाई इसका, बीमारी अगर है तो इसको क्या करो? ट्रीटमेंट करो। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट किसका? BPH का। BPH का ट्रीटमेंट क्या कर दोगे सर जी आप? बात करें अपन BPH का ट्रीटमेंट की कर रहे हैं, क्या ही ट्रीटमेंट कर लेंगे? प्रॉब्लम क्या है? प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हुआ है। अब कोई ऐसी हार्मोनल थेरेपी नहीं है जिससे अपन प्रोस्टेट को क्या कर दें? श्रिंक कर दें। क्या नहीं कर सकते? प्रोस्टेट को श्रिंक नहीं कर सकते। क्लियर है? इसके लिए अपन क्या करेंगे सर जी? इसका मेन मैनेजमेंट रहेगा आपका सर्जिकल मैनेजमेंट रहेगा। और जब तक अपन पेशेंट को सर्जरी परफॉर्म नहीं करते पेशेंट के अंदर, और जब तक सर्जरी के लिए शेड्यूल नहीं करते पेशेंट को, तब तक अपन एक मेडिसिन देते हैं DOC, ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी आपकी। तब तक कौन सी रहेगी? मसल रिलैक्सेंट। क्या दोगे पेशेंट को? मसल रिलैक्सेंट, टेम्सिल्यूसिन। कौन सी ड्रग दोगे आप? टेम्सिल्यूसिन। क्लियर है? ये क्या है आपकी? मसल रिलैक्सेंट है। क्लियर है? काम करेगी किस पे जाके? प्रोस्टेट पे। किस पे काम करेगी? ये आपके प्रोस्टेट पे। प्रोस्टेट की मसल्स को रिलैक्स करके रखेगी, पेशेंट को पेन नहीं होगा और सारे सिम्टम क्या होंगे? एक बार थोड़े से सबसाइड हो गए रखेंगे। अब पता है अपने को ट्रीट नहीं होना उससे। क्या नहीं होना उससे? ट्रीट नहीं होना। क्या बोलेंगे? ये तब तक लेता रहे बेटा जब तक तेरी क्या नहीं करें? सर्जरी। क्लियर है? तब तक क्या करते रहे? तब तक क्या नहीं करें? सर्जरी। क्लियर है? तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आता। कभी कभी मजे लेने के लिए आपसे पूछ सकते हैं DOC ऑफ BPH। क्या लिख के आओगे? टेम्सिल्यूसिन। काम क्या करती है? मसल रिलैक्सेशन का काम करती है। कैसा काम करती है आपका? मसल रिलैक्सेशन का। क्लियर है? अब बात करते हैं सर जी सर्जरी। अब क्या बात करते हैं अपन? सर्जरी। तो सर्जरी क्या होती है? तो अपन पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट में बात करते हैं कि सर्जरी इसकी बहुत सारी सर्जरियाँ होती हैं। क्या होती हैं इसकी? बहुत सारी सर्जरियाँ होती हैं। कुछ अपन जब पत्थर से आग जलाते थे उस टाइम पे करते थे। जब अपन पत्थर से आग जलाते थे और कच्चा मांस खाते थे उस टाइम पे जो सर्जरी करते थे, और अभी लेटेस्ट करते हैं। अभी क्या करते हैं अपन? लेटेस्ट ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को सुला के, AC वेसी चला के, टेम्परेचर मेंटेन करके और मॉनिटर ऑपरेटर वगैरह करके सारा कुछ तामझाम करके अपन सर्जरी करते हैं। वो एडवांस सर्जरी। तो अपन पढ़ लेते हैं पहले कि अपन उस टाइम पे कैसे जलाते थे। पत्थर जला के जब सर्जरी करते थे, या पत्थर जला के आग लगा के, और आग की लाइट में अपन जो सर्जरी करते थे, प्रीवियस सर्जरी करते थे, या ओल्डर जो सर्जरी करते थे प्रीवियस टाइम में, वो कौन सी करते थे? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी सर जी आपकी सबसे पहली सुप्रा प्यूबिक रिसेक्शन। क्लियर? सुप्रा प्यूबिक रिसेक्शन में क्या करते हैं सर जी अपन? सुप्रा प्यूबिक रिसेक्शन में करते हैं अपन ब्लेडर में, क्या करते हैं अपन सर जी? एक ब्लेडर में इंसिजन मेड करते हैं, मेड इंसिजन इन ब्लेडर डायरेक्ट, और वहाँ से क्या कर देते हैं अपन? प्रोस्टेट को रिसेक्ट कर देते हैं। तो प्यूबिक रीजन के थ्रू और डायरेक्ट ब्लेडर में जाके सुप्रा और रिसेक्शन ऑफ
प्रोस्टेट, सुप्रा प्यूबिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। क्लियर है? इसमें क्या करेंगे अपन, ब्लेडर में डायरेक्ट जाके क्या करेंगे, पिंच करेंगे ब्लेडर को, एक इंसिजन बनाएंगे, वहाँ से प्रोस्टेट को निकाल देंगे। क्लियर है? दूसरी आती है सर जी आपकी रिट्रोप्यूबिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। रिट्रोप्यूबिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट क्या होता है, क्या होता है सर जी? एक बार बंद करिए ना। ठीक है, नेक्स्ट सर्जरी पढ़ते हैं अपन, सर्जरी रिट्रोप्यूबिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें क्या करते हो सर जी आप, रिट्रोप्यूबिक रिसेक्शन में क्या करते हो आप, याद रखो, ये आपका ब्लेडर, ये आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसके बीच में क्या कर दोगे आप, इंसिजन मेड करोगे और क्या कर दोगे, रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। याद रखना, रिट्रो में क्या कर रहे हो, बिटवीन ब्लेडर एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में क्या कर रहे हो, इंसिजन का फॉर्मेशन कर रहे हो या इंसिजन मेड कर रहे हो, और वहाँ से क्या कर रहे हो, प्रोस्टेट को रिसेक्शन। ये अपन बात कर रहे हैं सर जी पुरानी, जो अपन जंगल में पत्थर से आग जला के सर्जरी करते थे। क्लियर है? अब बात करते हैं, इससे एक सर्जरी और करते थे पहले, उस सर्जरी का नाम है पेरिनियल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। पेरिनियल रिसेक्शन प्रोस्टेट में क्या करते थे, पेरिनियल रीजन के थ्रू अपन पेशेंट के क्या करते थे, इंसर्ट होते थे और क्या करते थे, वहाँ से रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते थे। क्लियर है? रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते थे। ये तीन टाइप की अपनी मैनुअल सर्जरी थी। कैसी थी आपकी, 3 टाइप की मैनुअल सर्जरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, इन सर्जरी से कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इन तीनों सर्जरियों का कॉम्प्लिकेशन क्या है, इन तीनों सर्जरियों का कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो आप कॉम्प्लिकेशन क्या लिख के आओगे, लीकेज ऑफ यूरिन। सर्जरी करने के बाद में पेशेंट में क्या प्रेजेंट होगा, लीकेज ऑफ यूरिन। और फिर वही बात करते हैं, जहाँ से चले थे वहीं पे आके ख़त्म हो रहे हैं, तो सर्जरी करने का मतलब ही क्या है, जहाँ से चले थे वहीं पे आगे ख़त्म हो रहे हैं, तो सर्जरी करने का मतलब क्या है। तो इसलिए अपन ने क्या करा सर जी, टेक्नोलॉजी डेवलप करी और फिर नई सर्जरी लेके आए, TURP। नई सर्जरी लेके आए सर जी आप, TURP, ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। कौन सी सर्जरी लेके आए, ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसी को आप बोल दोगे सर जी दूरबीन वाली सर्जरी। जो बड़े बड़े आपके लोकल बोर्डों लिखा हुआ होता है, दूरबीन से सर्जरी करो बिना चीर फाड़ के सर्जरी, ये भी एक टाइप है किसका, TURP, ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये क्या है आपकी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। क्लियर है? इसमें क्या करते हैं, एडवांस टेक्निक है सर जी ये। इसमें अपन क्या करते हैं, तो यूरिथ्रल रीजन के थ्रू, जैसे ये आपकी यूरिथ्रा है, ये आपकी क्या है, यूरिथ्रा के थ्रू क्या करेंगे सर जी, अपन एक टोकार इंसर्ट करेंगे। टोकार में क्या प्रेजेंट होती है आपकी, 4 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। कितनी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, 4 ओपनिंग और 4 पोर्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? उसमें क्या करेंगे, एक पोर्ट में क्या इंसर्ट करोगे आप सर जी, मॉनिटर या कैमरा मॉनिटर। क्या इंसर्ट करोगे, कैमरा मॉनिटर। एक में क्या इंसर्ट करोगे, कोटरी। एक में क्या इंसर्ट करोगे सर जी आप, कोटरी। और बाकी में क्या करोगे, एक में ही करोगे आप सर, एक में करोगे आप ग्लिसरीन। क्या इंसर्ट करोगे आप, ग्लिसरीन। और दूसरे से ये क्या करेगी, ड्रेन होती रहेगी। ये अपन टोकार में 4 ओपनिंग वाली टोकार यूज करते हैं। एक में क्या प्रेजेंट होगा आपका, कैमरा मॉनिटर या कैमरा गाइड वायर। एक में होगा कोल्ट्री। एक में क्या करते रहोगे आप, ग्लिसरीन इंसर्ट करोगे और एक से क्या होती रहेगी, ग्लिसरीन। और जो आप सर्जरी कर रहे हो वो आपके क्या होते रहेंगे, वेस्ट ड्रेन होते रहेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे नाम आया है एक, अपन ग्लिसरीन कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं अपन, ग्लिसरीन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ग्लिसरीन का, याद रखो, TURP सर्जरी से रिलेटेड और ग्लिसरीन पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट मीन्स क्वेश्चन यही है। सर्जरी तो आपको सिर्फ एक समझाने के हिसाब से, क्वेश्चन भी यही है आपका। ग्लिसरीन या अपन कोई भी सॉल्यूशन क्यों डाल रहे हैं उसमें, याद रखो, TURP सर्जरी का कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग। TURP सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग। और अपन वहाँ से क्या करेंगे, रिसेक्शन करेंगे या काटेंगे कोटरी के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होगा सर, ब्लीडिंग होने के बाद में क्लॉट बनेगा। क्या बनेगा, ब्लीडिंग होने के बाद में क्लॉट बनेगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग और क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ब्लड इरिगेशन
करते रहते हैं। TURP सर्जरी में रिक्वायर होता है कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन। क्लियर है। अब इसमें सॉल्यूशन कौन सा यूज लेते हैं, अब इसमें अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन कौन सा यूज लेते हैं। पहले की गाइडलाइन है आपकी, आपने 2017-18 से पहले पढ़ा होगा या आपके पुराने नोट्स हैं किसी पास, तो उसमें लिखा होगा आफ्टर ग्लिसरीन और बिफोर NS, बिफोर क्या लिखा है NS 0.9%। ये लिखा हुआ है कि पहले क्या करेंगे अपन, ग्लिसरीन से क्या करेंगे इरिगेशन, उसके बाद में करेंगे अपन, अगर सर्जरी परफॉर्म हो गई उसके बाद में आप क्या करोगे, आप NS से परफॉर्म करोगे। लेकिन अब क्या करते हैं सर जी, नाउ डेज अपन क्या करते हैं, बिफोर भी अपन क्या यूज़ करते हैं, ग्लिसरीन से ही क्या करते हैं अपन, ब्लैडर इरिगेशन करते हैं। क्या करते हैं अपन, ग्लिसरीन से ही ब्लैडर इरिगेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं अपन ग्लिसरीन से ही, क्योंकि सर जी अपने NS 0.9% में क्या होता है सर जी, आपका सोडियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है आपका, सोडियम प्रेजेंट होता है। और ये सोडियम क्या करेगा सर जी, ब्लैडर में 8 to 10% क्या हो जाता है सर, एब्जॉर्ब हो जाता है। 8 to 10% एब्जॉर्ब हो जाता है। 8 to 10% बोल दो या फिर बोल दो 50 to 60 ml क्या हो जाता है, 50 to 60 ml क्या हो जाता है सर, ये आपका नॉर्मल ब्लैडर। क्लियर है। ये आपने क्या करा हुआ है, यहाँ पे कैथेटर लगाया हुआ है, NS आपने क्या करा, इन्फ्यूज़ करा। NS में क्या होता है, सॉरी नॉर्मल सलाइन में क्या प्रेजेंट होता है, मेनली सोडियम। अब सोडियम क्या होता है सर, वेट में हैवी होता है। सोडियम क्या होता है, वेट में हैवी। वो आपके ब्लैडर के क्या करेगा, नीचे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। नीचे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट। और पानी क्या होता है, सोडियम से थोड़ा सा हल्का, वो क्या करेगा, इसकी वॉल पे जाएगा और वॉल के थ्रू क्या हो जाएगा सर जी, ये ब्लैडर के अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। पेशेंट में कंडीशन देखने को मिलेगी डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। पेशेंट में क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। क्यों देखने को मिलेगी, जो NS का सोडियम था वो क्या आ जाएगा वापस इरिगेशन के साथ बाहर। ये फ्लूइड रीएब्जॉर्ब हो गया, जो कितना था 8 to 10% या फिर 50 से 60 ml फ्लूइड रीएब्जॉर्ब होगा। रीएब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, आपके ब्लड कैपिलरीज में या सर्कुलेशन में जाएगा। और सर्कुलेशन में जो सोडियम और नॉर्मल कंपोजिशन थी, वहाँ पे फ्लूइड का लेवल ज़्यादा। पेशेंट में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। क्लियर है। इसीलिए अपन आज के टाइम पे ये आज क्या करते हैं, मॉडर्न प्रैक्टिस में अपन क्या यूज़ करते हैं, बिफोर और आफ्टर दोनों में ग्लिसरीन यूज़ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करें डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, पेशेंट में क्या डेवलप हुआ, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। अब देखो यहाँ तक पढ़ के छोड़ देते हो, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो याद रखो, यहाँ तक पढ़ के छोड़ देते हैं। याद करो, पेशेंट में आपको सिम्टम दे दिया कि आपने NS इन्फ्यूज़ कर रखी है और उसमें क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। ये आपने एग्जामिनर ने बता दिया आपको, NS इंसर्ट कर रहे हो ब्लैडर इरिगेशन में, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो गया है। ठीक है। अब पेशेंट कौन से सिम्टम शो करेगा, पेशेंट क्या करेगा, आपके सिम्टम्स कौन से शो करेगा, या फिर एग्जामिनर ने बता दिया पेशेंट सिम्टम शो कर रहा है आपका स्लीपलेसनेस। पेशेंट क्या सिम्टम शो कर रहा है, स्लीपलेसनेस, लेथार्जी, रेस्टलेसनेस। या फिर पेशेंट में क्या हो रहा है, सीजर डेवलप हो रहा है। पेशेंट में क्या डेवलप हो गया, सीजर डेवलप हो गया। और लेटर कंडीशन में कौन सी कंडीशन हो गई, कोमा डेवलप हो गई। या फिर पेशेंट एग्जामिनर ने बोला आपको पेशेंट स्लीपलेसनेस हो रहा है, जैसे स्लीपी टाइप फील हो रहा है, लेथार्जी फील हो रहा है या रेस्टलेसनेस फील हो रहा है। तो आप ट्रीट कैसे करोगे, आप क्या करोगे, इस कंडीशन को या डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया को किस से ट्रीट करोगे। तो ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट और स्टार करके लिख लो, अपन इसको ट्रीट करेंगे NS 3% हाइपरटोनिक। कौन सी होगी आपकी, हाइपरटोनिक NS 3%, जिसमें 3% क्या रहेगी, आपकी सोडियम की कंपोजिशन रहेगी। उसके साथ अपन इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट। ये रहा अपना सारा खेल किसका, TURP सर्जरी में ब्लैडर इरिगेशन। क्यों करते हो आप ब्लैडर इरिगेशन, इसलिए करते हो क्योंकि सर जी वहाँ पे अपन क्या करेंगे, रिसेक्शन करेंगे प्रोस्टेट पे, वहाँ पे रहेगा आपका ब्लैडर ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग रहेगा। और क्लोट ब्लीडिंग होने के बाद वहाँ पे क्लोट बनेगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे सर जी, ग्लिसरीन से क्या करते रहेंगे, कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन। क्या करते रहोगे आप, कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन। क्लियर है। ये आपकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ड्यूरिंग TURP सर्जरी। छोटा सा क्वेश्चन और उसके बाद में अपन आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और इसके बाद में कोई टॉपिक में क्वेश्चन बचेगा नहीं, अगर आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। लास्ट है सर जी इसमें कि कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन कर रहे हो, सर्जरी कर दी, उस टाइम पे तो कर रहे थे, सर्जरी करने के बाद में भी इरिगेशन कर रहे हो, कब बंद करोगे इसको।
कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन को बंद भी तो करना होता है पेशेंट में। याद रखो कब बंद करोगे, व्हेन ड्रेन, आपका जो ड्रेनेज रहेगा वो कैसा होगा, क्लियर विजिबल दिखेगा आपको एकदम से। जैसा आप फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हो वैसा ही आपको क्या रिटर्न आ रहा है, उस कंडीशन में आप क्या कर दोगे, क्लियर फ्लूइड विजिबल होने पे इसको क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन को क्या कर दोगे, स्टॉप। क्लियर है। नॉर्मल अगर पूछ ले कितने टाइम तक करोगे, 4 आवर तक। नॉर्मली 4 आवर के बाद में आपको क्लियर अपीयरेंस विजिबल हो जाएगी। TURP ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आने, क्या करना है इसमें, ट्रांसयूरिथ्रल रूट से क्या करेंगे अपन, कैमरा इंसर्ट करके कोटरी से क्या कर देंगे, प्रोस्टेट जो एनलार्ज है उसको काट देंगे। इरिगेशन कर रहे हैं तो जो ब्लीडिंग और क्लॉट प्रेजेंट है प्लस जो भी अपन ने क्या करा है एक्स्ट्रा एनलार्ज यूरेटर को काटा है वो क्या आ जाएगा आपका, ड्रेन हो जाएगा। ड्रेन हो गया, क्लियर है। उसके बाद में अपन टोकार को हटा लेंगे, बाद में क्या कर दोगे आप वहाँ पे इंसर्ट कर दोगे 3-वे फोलिस कैथेटर, क्या कर दोगे इंसर्ट 3-वे फोलिस कैथेटर कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन के लिए। और इरिगेशन चलता रहेगा, कब तक करते रहो, जब तक क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ रही है, क्लियरेंस शो नहीं हो रहा। क्लियर होने के बाद में स्टॉप कर दो। इस हिसाब से क्या होगा, पेशेंट आपका ट्रीट हो जाएगा BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। क्लियर है। थैंक यू, वेरी गुड। क्लास अगर अच्छी लगे तो मैक्सिमम क्या करो, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है। और जो भी नर्सिंग की तैयारी कर रहा है उसके पास भेजो, किसी आदमी का भला हो सके तो करना चाहिए। ये लाइफ का लेसन है आज का। क्लियर है। खुद का भी भला करो, लोगों का भी भला करो। थैंक यू, गुड बाय।